सो पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, बाकी कंसेप्ट सही है, सिर्फ एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। और वो ये है कि यहाँ पर 50 था तो 50 इंटू 5 करेंगे ना, मैंने सीधे 50 का 50 लिख दिया तो यहाँ 250 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा 250 अपॉन 445, ये अपन लोग का हीट कैपेसिटी आ जाएगा। सो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.56, ये 0.56 पर कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 0.56 पर कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो ये आ जाएगा हीट कैपेसिटी कितना, एक लेड बल्ब का। पिछला 47 क्वेश्चन कराया था, लेकिन एवरेज पूछ रहा है तो उसको 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 10 से क्यों, क्योंकि एवरेज 10 लेड बल्ब थे ना, तो इसीलिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10, 0.56 अपॉन 10 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो चलो आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पे। On a certain scale of temperature, the freezing and boiling points of water are marked as 20 and 100 डिग्री। मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर एक रिलेटिव फेनोमेना है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि जब हम केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो इसका मतलब ये दुनिया में केवल ये 3 ही टेम्परेचर के मेजरमेंट नहीं हो सकते हैं, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, बस तो केवल आपको रेफरेंस बताना है। तो ये कह रहा है कि किसी काल्पनिक दुनिया में एक ऐसा स्केल ऑफ थर्मामीटर है जहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना मार्क किया गया है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री, ठीक है। हो सकता है ना, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो और बॉइलिंग कितना किया 180 डिग्री। इसको देख के अचंभो मत होना, हो सकता है जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, वाटर मेल्ट करता, आइस मेल्ट करता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉईल करता है। तो फ़ारेनहाइट में कुछ उस तरह का स्केल चलता है, क्योंकि उसका रेफरेंस ही माना गया है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर, आइस और सॉल्ट को एग्जिस्ट करता है। सो 20 डिग्री पर यहाँ वाटर, आइस क्या है, मेल्ट हो रहा है, फ्रीज कर रहा है, और 180 पे बॉईल कर रहा है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट सफरिंग विथ हाई फीवर ऑफ 104 ऑन दैट स्केल। और ये क्वेश्चन कौन सा है, लेवल 2 का 47 क्वेश्चन नंबर ऑन दैट स्केल। तो मैंने कहा था ना कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन लो, कैसा भी थर्मामीटर बना लो किसी और स्केल का, लेकिन रीडिंग माइनस LFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी रेफरेंस का। मतलब कहने का मतलब यह है कि डिग्री सेल्सियस से आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, या सेल्सियस से केल्विन में बदलो, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी कर लो। तो देखो तो रीडिंग कितना, हम लोग को रीडिंग निकालना है। कह ये रहा है कि कोई ऐसा थर्मामीटर जो हमारा है पहला वाला, जिसमें 20 डिग्री पर वाटर फ्रीज कर रहा है और 180 पे बॉईल कर रहा है, तो उस पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा किसी पेशेंट का, तो उस थर्मामीटर में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना दर्शाया जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को उस थर्मामीटर पे कितना उस थर्मामीटर टेम्परेचर होगा। तो मान लो टेम्परेचर R होगा, तो R माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है उस थर्मामीटर का, जो काल्पनिक थर्मामीटर है, जो इमेजिनरी थर्मामीटर है, उसका कितना लोअर फिक्स पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री है ना, क्योंकि इतना पे वाटर फ्रीज कर रहा है। और अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100 डिग्री माइनस लोअर फिक्स पॉइंट फिर से 20 बराबर क्या हो जाएगा, अब फ़ारेनहाइट के लिए लिख देंगे कितना 104 माइनस 32, क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 होता है, माइनस 32 होगा। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, R माइनस 20 अपॉन यहाँ 80 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 104 में से 2, क्योंकि यही 104 को इसी में बदलना है ना। तो यहाँ पर ये रीडिंग ये देख रहे हो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे ये दोनों, हमको नहीं पता, लेकिन एक कांस्टेंट के बराबर ये चीज। तो
104 में से ये 2 हो गया और 9 में से 3 गया 6 और अपॉन कितना हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा 8 3 11 180। तो 1 0 से 1 0 गया और कितना करोगे 2 चौके 8 और 2 9 18। तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 62/9 4 इंटू 62/9 प्लस 20। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौके 24/9 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 8 4 12 2 3 1 4/9। इतना डिग्री होगा। उससे अथी में सेल्सियस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सेल्सियस वाला स्केल नहीं है। सेल्सियस में तो वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पर ही और बॉईल करता है अथी 100 डिग्री पर, लेकिन ये कोई काल्पनिक है तो 0 डिग्री खाली लिख के छोड़ सकते हो इसमें। ये कोई काल्पनिक थर्मामीटर है जिसमें स्केल ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया है। तो इतना इसको आप चाहो तो पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 9 चौके 36 9 45 9 चौके 36 हो जाएगा और 4 2 6 68 9 चौके 36 9 45 9 छक 54 9 7 63 9 छक 54 और अथी ठीक है 9 छक 54 और बचा कितना 1 मिनट 9 चौके 36 किए तो 4 2 6 आया तो 963 लिखो ना 963 47.5 डिग्री। ओके ये होगा आंसर 47.5 डिग्री। बस डिग्री लिखना, सेल्सियस मत लिख देना क्योंकि सेल्सियस वाला नहीं है, ये कोई इमेजिनरी थर्मामीटर है। कह रहा था कि उस इमेजिनरी थर्मामीटर में कितना रीडिंग होगा अगर पेशेंट का जो अथी है जो टेम्परेचर हो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी फ़ारेनहाइट को उस काल्पनिक थर्मामीटर के स्केल में कितना रीडिंग होगा यही बदलना था। तो इतना होगा 47.5। सो गाइस आई होप इसको आप समझे होंगे। ये तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप थोड़ा सा बुक को और मेरे लेक्चर्स को थोड़ा जाके पीछे देखोगे, लेक्चर नंबर 2 हीट का, तब थोड़ा समझ में आएगा। हीट रीडिंग माइनस LFP/UFP बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। सो आगे हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा देर पढ़ लो। 2 सिलेंड्रिकल बॉडीज A and B हैव देयर रेडियाई। रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है रेडियाई इन द रेशियो 1:2। ओके 2 सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं। सिलेंडर देखे हो ना, सिलेंडर ऐसे सिलेंडर होता है कुछ ऐसा, परफेक्ट तो कभी बनेगा नहीं बट ये मैंने कोशिश की है। ओके तो रेडियाई का रेडियस 1:2 है, यानी पहले का रेडियस R है तो दूसरे का रेडियस कितना है RB है। तो सिंस RB बड़ा है तो दूसरा वाला सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। ओके ये RB हो गया और ओके ये पहले वाला है। तो अगर इसका रेडियस R मान लिए स्मॉल r तो B वाला का क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा क्योंकि रेशियो 1:2 में दिया हुआ है। तो अगर ये R होगा तो इसका रेडियस क्या होगा 2R होगा। बिल्कुल समझने वाली बात है मतलब। एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो और लेंथ 3:2 में है, यानी इसका लेंथ कितना है, अगर इसका लेंथ 3L है तो इसका लेंथ कितना होगा 2L होगा। ओके and the ratio and their length are in the ratio 3:2. When equal amount of heat energy is supplied to them, the rise in the temperature, ये क्वेश्चन नंबर 50 है लेवल 2 का, the rise in temperature of A is found to be double the rise in temperature of B. तो अगर इसमें rise in temperature अगर इसमें राइज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा T हुआ है तो इसमें राइज इन टेम्परेचर कितना होगा 2 डेल्टा T। क्यों? क्योंकि द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ A इज फाउंड टू बी डबल द राइज इन टेम्परेचर ऑफ B। तो इसमें अगर राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T है तो इसमें राइज इन टेम्परेचर 2 डेल्टा T होगा और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। कितना? मान लो इसमें Q दिए तो इसमें भी हीट दिए कितना का Q का हीट दिए होंगे। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू देम सो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ A एंड B इज 3:1। तो और रेशियो का डेंसिटी कितना है 3:1। तो अगर इसका डेंसिटी 3D होगा तो इसका डेंसिटी कितना होगा D होगा। ओके B का ये सिलेंडर है और ये B सिलेंडर है। आई होप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी इसको समझ रहे होगे। तो पूछा क्या है इसमें, पूछा यह है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी क्या पूछा है A से अपॉन SB, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B क्या होगा। कुछ नहीं करना है,
अपन लोगों ने पहले भी इसको किया हुआ है इस तरह के सवाल, और आगे भी कुछ कुछ होंगे। क्या है, हमको पता है Q इज इक्वल टू हीट ऑब्जर्व हीट लॉस या हीट लॉस MS डेल्टा T होता है। तो Q इज इक्वल टू, सिंस दोनों बॉडी ने इक्वल हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया है, तो A के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ Q इज इक्वल टू MA इंटू SA इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T इसके 2 डेल्टा T हो जाएगा A के लिए। ओके, तो Q इज इक्वल टू, अब मास तो नहीं दिया है लेकिन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो MA को क्या लिखेंगे, DA इंटू VA लिखेंगे इंटू SA इंटू 2 डेल्टा T। क्यों, डेल्टा T को है राइज इन टेम्परेचर ऑफ B, डेल्टा T लिए हैं, तो और सिंस राइज इन टेम्परेचर इन A इज डबल द राइज इन टेम्परेचर ऑफ B है, तो अगर राइज इन टेम्परेचर, चलो Q के भी B बॉडी के लिए भी Q लिख ही देते हैं, तो सिंस दोनों ने सेम हीट ऑब्जर्व किया तो इसका Q होगा तो इसका भी Q होगा, तो Q इज इक्वल टू MB इंटू SB इंटू डेल्टा T होगा, क्योंकि डेल्टा T अगर इसका है तो इसका 2 डेल्टा T होगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो था ना राइज इन टेम्परेचर का, तो डेल्टा T ही यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी DB इंटू VB इंटू SB इंटू डेल्टा T, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, अब DA कितना है, 3D है, क्यों, क्योंकि 3 गुना था ना इसका, अगर इसका D डेंसिटी है तो इसका 3D होगा, तो DA की जगह कितना लगे 3D इंटू, अब वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, अब बताओ तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, 1/3 पाई R स्क्वायर इंच होता है, पता है ना, पाई R स्क्वायर इंच। सो पाई R 1/3 पाई R, अब R कितना है इसका, ये बॉडी का R कितना है, अगर इसका R है पाई R स्क्वायर ही होता है ना, पाई R क्यूब नहीं होता है, पाई 1/3 पाई R। ओके, सो क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 नहीं होता है आई मीन मैं कौन का लिखने जा रहा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H ही होता है, हालांकि 1/3 भी लिख दो तो आंसर तो में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम गलत क्यों लिखें, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना आंसर में, तो पाई R स्क्वायर, और जो लेंथ दिया हुआ था ना वही तो हाइट होगा, ये समझ रहे हैं बात, ये सिलेंडर है ये, तो फिर यही हाइट होता है, ये इसी को लेंथ भी कहते हैं। सो लेंथ का रेशियो 3:2 में था, तो अगर इसका लेंथ कितना होगा 3L होगा, तो इसका लेंथ 2L होगा। अभी भी हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में नहीं पता है, ये चीज समझ में आ रहा है दोस्त। और चलो ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने A के लिए लिखा, देख रहे हो 3D इंटू पाई R स्क्वायर इंटू 3L इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इंटू 2 टाइम्स डेल्टा T। अब हम इसी के लिए Q किसके लिए, B के लिए लिख रहे हैं, B बॉडी के लिए। ओके, ये सब की किसके लिए, A बॉडी के लिए, ये B बॉडी के लिए साथ साथ। अब DB लिखना है, डेंसिटी ऑफ B D होगा, क्योंकि डेंसिटी का रेशियो 3:1 में था, तो अगर ये 3D है तो ये D होगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ, किसको लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका, B का, तो पाई R स्क्वायर। अब सिंस रेडियो का रेडियस का रेशियो कितना था, 1:2 में था, तो ये R रेडियस है तो इसका 2R होगा, तो ये 2R का स्क्वायर होगा, इंटू ये 3L है तो ये 2L होगा, क्योंकि जो लेंथ का रेशियो यानी हाइट ही है, ये 3L है तो ये 2L होगा, हाइट 3:2 का दिया हुआ है ना, इंटू SB इंटू डेल्टा T। ओके, तो अब इक्वेशन ये 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो 1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ऐसा कर सकते हैं ना, तो Q तो कैंसिल हो जाएगा, ये सब चलो तुम्हारे लिए बना देता हूँ मैं, Q/Q इज इक्वल टू 3D इंटू पाई R स्क्वायर इंटू 3L इंटू SA इंटू 2 डेल्टा T अपॉन D इंटू पाई इंटू 2R का स्क्वायर, यानी 4R स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना है, 2R का स्क्वायर कितना होगा, 4R स्क्वायर होगा, इंटू 2L, इसको 3 बढ़िया से लिखते हैं,
12 इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी। देखो तो कैंसिल हो रहा है क्यू से क्यू। क्यों दोनों का क्यू क्यों लिए है? क्योंकि हीट जो दिया जा रहा है, हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व किया गया वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया, तो यही ना क्यू है। तो दोनों सेम इक्वल है तो क्यू क्यू, इसका क्यू होगा तो ये भी क्यू होगा। ए बॉडी के लिए क्यू है तो बी बॉडी के लिए क्यू। डी से डी कैंसिल, पाई से पाई, पाई तो कांस्टेंट है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से एस बी तो अलग अलग है, इसी का तो रेशियो निकालना है एस अपॉन एस बी। डेल्टा डी से डेल्टा टी कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 9, 9 इंटू 2 18, 18 ए से अपॉन 4 इंटू 2 8 एस बी। तो ए से अपॉन एस बी का रेशियो क्या हो गया गाइस, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर है अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर भी क्या हो जाएगा 8 अपॉन 18। इसको काट सको तो काट लो और क्या 4 यानी 4/9 आ जाएगा, 2 चौके 8 2 9 18। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस से रेशियो एस बी इज इक्वल टू 4:9 यानी 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है। दरअसल इसमें बस आपको चेक कर रहा था कि आपको आता है Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी का प्रयोग करना अच्छा से आता है या नहीं। फिर आपको मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप जानते हो कि नहीं। फिर वॉल्यूम की जगह आपको क्या करना था, पायर स्क्वायर इंच करना था, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पायर स्क्वायर इंच होता है। बाकी फिर वही डाल देना था, रेशियो दिया हुआ है, ऐसे में डायरेक्ट बना था। लेकिन सिंस आप 8 क्लास में थोड़ा सा अब दिक्कत हो सकता था डायरेक्ट बनाने में, तो मतलब आप समझ नहीं पाते बढ़िया से। शायद बहुत से लोग समझ भी पाते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये आंसर हो जाएगा 4:9। पीएसए में दिक्कत है कि इसमें आंसर नहीं दिया, बस थोड़ा हिंट मिंट देकर छोड़ दिया गया। कुछ कुछ सवाल बनाए गए हैं बट सभी नहीं। सो चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर लेवल 2 का 8वां एडिशन आपके पास पियर्सन का है, ये वाला 8वां। तो उसका लेवल 2 का 51 क्वेश्चन नंबर है। और मैं सभी क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा, मैं मेन बनाऊंगा जो लगता है कि जिसमें आप फंस सकते हो शायद, क्योंकि सब मैं बना दूंगा फिर आप क्यों हो। वो ये स्कूल की तैयारी नहीं है, आपके स्कूल के एग्जाम नहीं है ये तैयारी अलग लेवल की है। तो यहाँ आपको काम करना होगा। अब तक टीचर आपको काम करते आ रहे थे, आपको काम करना होगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना। सो और ये जो सोच रहे हो कि आप सब बना देंगे आप ही, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। 51 question number. The rate at which ice melts is more at the top when compared to the bottom of the glacier. Explain whether the statement is true or false. तो ये statement false है। The rate at which ice melts is more at the top, यानी कि अगर कोई झील है, ओके, ये आइस में कन्वर्ट हो गई है, कोई मान लो झील है, ऐसा कुछ होगा या कन्वर्ट आइस में। ओके, अब मान लो ये नीचे का लेयर है, ये टॉप का लेयर है और ये नीचे का लेयर है बॉटम। ये बॉटम का लेयर है, टॉप का लेयर है। ओके, अब सिंस आप देख रहे हो क्या कि मैंने कहा था ना कि प्रेशर बढ़ने पर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेशर बढ़ने पर आइस के केस में ध्यान देना, आइस के केस में सभी सॉलिड मत समझ लेना, क्योंकि आइस एक बहुत एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सेप्शनलिटी है आइस का। मैंने एक क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में इसको बताया भी था कि प्रेशर बढ़ने पर, आइस पर प्रेशर बढ़ने पर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय घट जाता है। ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है। बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं या कोई भी लिक्विड, बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं उन पर प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अब ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। लेकिन आइस के केस में जस्ट उल्टा है, प्रेशर बढ़ने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ओके, तो वो जल्दी क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। तो देख रहे हो बॉटम लेयर पे ज्यादा प्रेशर है ना, ऊपर का भी आइस का प्रेशर है बॉटम लेयर पे। तो ये जो बॉटम लेयर है, ये मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये जो बॉटम लेयर है इस पर प्रेशर, ऊपर का भी आइस का प्रेशर वेट है ना, इस आइस के पास वेट है, तो इसका वेट और प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, उस ऊपर वाले आइस का भी वेट पड़ रहा है नीचे वाले आइस पे। तो सिंस से प्रेशर बढ़ गया नीचे वाले लेयर पे, बॉटम लेयर पे, तो ये जल्दी पिघल जाएगा। यानी जो भी तालाब या
झीलें जो भी बहुत कम टेम्परेचर के कारण फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो जब सबसे पहले उसके बाद मान लीजिए कभी आसपास का वातावरण थोड़ा सा हीट होने लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा, तो सबसे पहले ये नहीं पिघलेंगे, सबसे पहले बॉटम लेयर की जो आइस है वो पिघलेंगे। आ रही है बात समझें? ये सबसे फर्स्ट टू मेल्ट, सबसे पहले ये पिघलेंगे बॉटम लेयर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि द रेट एट विच आइस मेल्ट्स इज मोर एट टॉप है, गलत है। द रेट एट विच आइस मेल्ट्स इज मोर एट बॉटम, ठीक है, इज मोर एट बॉटम व्हेन कंपेयर टू टॉप होना चाहिए था, तब सही होता, व्हेन कंपेयर टू टॉप ऑफ द ग्लेशियर। क्योंकि सबसे पहले ये होंगे ना, प्रेशर ज्यादा यहाँ पर है, दोनों पिघलेंगे, बट रेट सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा? बॉटम का होगा। ऐसा नहीं है कि टॉप वाला कभी पिघलेगा नहीं, लेकिन रेट और मतलब जल्दी कौन पिघलेगा? रेट जिसका ज्यादा होता है वो जल्दी पिघलेगा ना, तो बॉटम जल्दी पिघलेगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ मेल्टिंग जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऊपर का प्रेशर पड़ रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पड़ ही रहा है, एटमॉस्फेयर 1 atm प्रेशर, लेकिन प्लस में इस आइस का वेट भी इसके ऊपर पड़ रहा है, सो ये पहले मेल्ट करेगा, यानी इसका रेट ऑफ मेल्टिंग ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके गाइस, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। 52 क्वेश्चन नंबर, द डेंसिटी ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर आर इन द रेशियो 2:3। ओके, द डेंसिटी ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल, क्यों आइडेंटिकल कहा? क्या कहने का मतलब क्या था आइडेंटिकल? आइडेंटिकल से यही कहना चाहता था कि सिंस ये आइडेंटिकल स्फीयर है तो ये दोनों का डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। मान लो एक का डेंसिटी डी, स्मॉल डी है, तो दूसरे का भी डेंसिटी स्मॉल डी होगा, और एक का रेडियस अगर आर है, स्फीयर ऐसे ही होता है ना, स्फीयर, ये स्फीयर देखे हो ना, स्फीयर, गोला, जिसको हिंदी में गोला भी कहते हैं, इसका एक सेंटर, ये रेडियस आर, तो अगर एक का रेडियस स्मॉल आर है तो दूसरे का भी स्मॉल आर होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, यानी सेम है ना। द डेंसिटी ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर, ओके सॉरी, रेडियस आइडेंटिकल करने का मतलब कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो एक का रेडियस अगर आर होगा तो दूसरे का भी आर होगा, और डेंसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3, यानी एक का अगर ये पहला स्फीयर है ए और दूसरा स्फीयर ये बी है, कुछ दूसरा टाइप का, अगर इसका डेंसिटी 2D है तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। एंड देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द रेशियो, और दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो कितना है? 4:5, यानी इसका अगर 4s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसका कितना होगा? 5s होगा। देख रहे हो, ये समझ में आ रही है बात? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी का रेशियो बता। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में बहुत अंतर होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, बहुत सारे लेक्चर्स में इसके बारे में। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है। इसमें एक बात समझ जाओ कि स्पेसिफिक हीट का दिया हुआ है कैपेसिटी, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। यानी कि अब जानते हो ना हीट कैपेसिटी क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो तो हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ए कितना हो जाएगा? मास ऑफ स्फीयर ए इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर बी क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्फीयर बी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर बी, यही होगा ना। तो हमें क्या निकालना है? HA/HB ही तो निकालना है ना, रेशियो पूछ रहा है ना, समझ रही बात यार में। तो हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो 1/2 कर देते हैं, तो HA/HB क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए। तो मास ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं होता है क्या? होता है ना। तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए। अब डेंसिटी ऑफ ए कितना है? 2D है, इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, तो 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम स्फीयर का, और इसका रेडियस आ रहा है तो इसका भी आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है। तो 2D, तो ये हो गया मास ऑफ ए, ओके, इंटू, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4s है, 4s अपॉन, अब मास ऑफ बी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है बी का? 3D है, इंटू वॉल्यूम 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, और r इसलिए क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों का रेडियस सेम होगा,
इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बी कितना है 5s है, तो यहाँ से s से s कैंसिल, 4/3 बायो डी से डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एच ए, यानी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी ऑफ स्फेयर ए अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ स्फेयर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 अपॉन 5 से 15, तो 8/15, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्या रेशियो है 8:15 का रेशियो है। ओके, सो ये किसका रेशियो है, हीट कैपेसिटी ऑफ स्फेयर ए अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ स्फेयर बी, ये होगा आंसर। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 52। देखो जब भी क्वेश्चन है ना तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करना, कलम कॉपी लेके बैठा करो और उसको प्लीज पूरे अंत तक ट्राई करना, क्योंकि जो खुशी होगी ना जब आपका आंसर आएगा ना तो उसकी एक अलग खुशी होगी। मैं बनाते जाऊंगा वो मजा नहीं आएगा आपको। जब एक बार आप मेहनत करके कोई अपनी कमाई तो अपनी कमाई होती है ना, अपना मेहनत तो अपना ही मेहनत होता है, उसका स्वाद चखो अपने मेहनत का, उसको बनाओ, मेहनत लगेगा बट आंसर आएगा तो एक अलग खुशी होगी तुम्हें। सो आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन नंबर। अब बीच में 53 54 मुझे लगा कि आप बना लोगे और प्लीज आप बनाना भी उसको। आते हैं 55 क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है 55 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप इसको बनाओ खुद से भी। ये मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। 2 स्फीयर्स P and Q आर हीटेड बाय यूजिंग सिमिलर हीटिंग डिवाइसेस। ओके, इसका बहुत यूज हो रहा है। इसका कहने का मतलब है सिमिलर यानी सेम हीटिंग डिवाइस है, यानी कि अगर स्फीयर पी को जो डिवाइस हीट कर रहा है, अगर उसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्यू है, यानी हर एक सेकंड में क्यू कैलोरी वो भेज रहा है, क्यू कैलोरी वो रेडिएट करता है, तो दूसरे वाले जो स्फीयर है क्यू, उसको भी तो वही मशीन हीट कर रहा है, तो उसका भी क्यू कैलोरी पर सेकंड उसका अति होगा। कहने का मतलब यह है कि सिमिलर हीटिंग डिवाइसेस से हीट कर रहे हैं दोनों को, तो जो Q का वैल्यू होगा, ध्यान देना Q का वैल्यू यानी जो हीट ट्रांसफर होगा हर एक सेकंड में वो दोनों में सेम होगा, बस यही कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप। द मास ऑफ P एंड Q आर 100 ग्राम एंड 75 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ओके, बहुत अच्छा। एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का 75 ग्राम रेस्पेक्टिवली है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ P इज 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत बढ़िया। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ P इज 35 डिग्री सेल्सियस, वेयर हैज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ Q इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, full stop. If the temperature of substance P is increased to 75 degree centigrade या 75 डिग्री सेल्सियस in 40 minutes, ओके, कैसे इंक्रीज हुआ, उस हीटिंग डिवाइस से हमने इस स्फीयर P को हीट करते गया तो 35 से कितना पर आ गया, वो 75 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट में, 40 मिनट में। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ Q टू द सेम वैल्यू, यानी कि तो फिर Q को हीट करने के लिए उतना ही टेम्परेचर पर लाने के लिए, क्योंकि Q का इनिशियल टेम्परेचर कितना 25, तो 25 से 75 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए B स्फीयर को उसी डिवाइस से हीट करके कितना समय लगेगा, कितना समय में वो 75 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। क्वेश्चन का ये कहना है। ओके, ये बात समझ में आ रही है। सो ये क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, बाकी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ P एंड Q आर 0.9 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये देना भी जरूरी था, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता। ओके, सो आप रेडी हो क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें स्फीयर है, दोनों स्फीयर P है, स्फीयर Q है। ओके, और ये 100 ग्राम का है ना, 100 ग्राम का, ये 75 ग्राम का। ओके, ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है। और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितने पर है, 35 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये कितने पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, अब
इसको हीट किया उसी मशीन से, जिस मशीन से इसको हीट किया जा रहा है, तो एक मशीन से हीट किया गया, वो हीटर जो भी से, तो 40 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इस स्फीयर का कितना पर आ गया, ये कितना पर हो गया, 75 डिग्री से 40 मिनट में कि कितना आ गया, 75 डिग्री सेल्सियस पे। और तो फिर कह रहा है कि इस स्फीयर को इसी मशीन से हीट करने पर कितना समय बाद, हमसे टाइम पूछा जा रहा है ना, ये 40 मिनट है, तो कितना समय बाद ये भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। ये कौन है, स्फीयर बी, स्फीयर क्यू, ये बात है। तो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद इसको भी हीट करते जाएंगे तो वो इसी टेम्परेचर पे आ जाए, कितने पर, 75 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। सो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो यह निकालना होगा कि 40 मिनट तक इसको हीट किया गया तो इसमें कितना इसको हीट एनर्जी दिया गया कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से ये 75 पे आ गया। तो मान लो वो जो मशीन था वो पर सेकेंड क्यू कैलोरी हीट रेडिएट करता था, क्यू कैलोरी हीट जनरेट करता था। जो मशीन था, जो हीटिंग डिवाइस था, वो पर एक सेकंड में कितना हीट जनरेट करता था, क्यू कैलोरी। तो वो मशीन 40 मिनट में कितना हीट जनरेट करेगा, बस यही समझना है, क्यू इंटू 40 गुने 60, क्योंकि मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया, तो एक मिनट में 40 सेकंड होता है, तो 40 मिनट में 60 सेकंड होगा। तो 40 मिनट में उस मशीन ने कितना हीट जनरेट किया होगा, 2400 क्यू कैलोरी, इतना हीट जनरेट किया होगा 40 मिनट में। उस हीटिंग डिवाइस ने कितना हीट किया, 2400 क्यू कैलोरी होगा। तो ध्यान से देखो, क्यू इंटू 40 गुने 60, ये लिख सकते हैं क्यू, टोटल हीट यही तो जनरेट हुआ होगा 40 मिनट में, पी के साथ यही ना हुआ था। तो ये पूरा बराबर क्या लिखेंगे, एम एस। तो मास ऑफ ए कितना है, 100 ग्राम है, मास ऑफ पी 100 ग्राम है, इनटू अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पी कितना दिया हुआ है, 0.9 कैलोरी दिया हुआ क्वेश्चन में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी नहीं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर पी का कितना है, 75 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 40। ओके, यही होगा। और ये तो ए के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया ना। अब हम क्यू के लिए लिखते हैं, तो क्यू भी उसी मशीन से हीट किया जाएगा, सिमिलर मशीन से। तो वो भी मशीन क्या देता होगा, मान लो मतलब हर सेकंड में वो भी क्यू कैलोरी हीट जनरेट करता होगा। तो अब क्यू इंटू, अब हमको वही समय तो निकालना है, टी कर दें, टी स्मॉल टी। हमको नहीं पता कितने सेकंड तक वह जो मशीन है उसको हीट किया, तब जाके उसका जो अति है 75 गुने कि ये टोटल हीट यही ना ऑब्जर्व हुआ होगा, क्यू इंटू टी। जितने समय तक हमको टी नहीं पता, ये तो निकालना है टाइम। तो क्यू इंटू 75 इंटू एम एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्यू कितना है, 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी कितना होगा, तो इसका डेल्टा टी कितना होगा, फाइनल कितना होना चाहिए, 75 डिग्री से इनिशियल 25 है, तो 75 में से 25 गया तो 50 हुआ। ओके, तो ये हमारा क्यू के लिए हो गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 को भागा कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2400 अपॉन क्यू इंटू टी इज इक्वल टू, देख रहे हो टोटल हीट एनर्जी ऑब्जर्व है। तुम केवल क्यू लिख के छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो हम कह नहीं सकते है ना, वो 40 मिनट तक चला है। तो मान लो कि हर एक सेकंड वह जो हीटिंग मशीन है वो क्यू कैलोरी हीट जनरेट करती होगी। तो 40 मिनट में कितना करेगी, क्यू इंटू 40 गुने 60, अब बराबर 100 इंटू 0.9 इंटू 40 अपॉन 75 इंटू 0.6 इंटू 50। कोई दिक्कत है क्या, इसका ये रख दिए, इसका ये बराबर इसका ये बराबर इसका ये, कोई कि ये जीरो तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए इन्फिनिटी नहीं होगा फ्रैक्शन, ये भी जीरो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड करने पर। क्यू से क्यू कैंसिल, क्योंकि सिमिलर डिवाइस था ही तो कैंसिल तो होना ही था, 0 से 0 कैंसिल, ये डेसिमल कैंसिल, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, डेसिमल हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब
3 तिया 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, t इज इक्वल टू, t को इधर लाओ तो 2400 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, यही होगा ना, एक मिनट, हाँ सही तो है, यहाँ से इसमें जाएगा तो इंटू 5। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लो कैलकुलेशन, टी का वैल्यू ये जो भी आएगा सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ माना था कैलोरी पर सेकंड है, तो टी का वैल्यू जो भी आएगा वो सेकंड में ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, जो भी करना है, 6 चौके 24, 600 और 3 दूनी 6 और 4 पच्चे 20, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 पच्चे 30, 300 गुने 5 1500 सेकेंड, यही आएगा ना। ओके, सो 1500 सेकेंड टाइम, तो 1500 सेकेंड को अगर मिनट में बदलोगे तो 1500 अपन 60 करोगे तो इसी को कितना लिख सकते हैं, 25 मिनट भी तो लिख सकते हैं इसको। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर है, और ये क्या कह रहा है, आंसर क्या इसको कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर क्यू है इसको 25 मिनट तक हीट करोगे तब जाके इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। ओके, इसको बस समझना, इस चीज को, टोटल हीट ये ऑब्जर्व बाय स्फीयर क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, टोटल हीट ऑब्जर्व बाय स्फीयर ये पी था, इस स्फीयर क्यू इंटू टी, पता नहीं कितना समय तक वो मशीन चला होगा, हीटिंग डिवाइस चला होगा, लेकिन टी मान लिए तो अब समझ में आया टी कितना आया, 25 मिनट। सो ध्यान देना यहाँ पर जो भी था कैलकुलेशन। सो आई होप, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, अगले में हम बनाएंगे 61 क्वेश्चन नंबर। ओके, 61 क्वेश्चन नंबर बनाएंगे, ये चीज 61 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर 62 है, लेवल 2 का है ये 62, फिर 63 बनाएंगे। ओके, और फिर 64 एक छोटा सा क्वेश्चन है, 64 भी है अच्छा सा, तो उसके बाद हम लेवल 3 में जाएंगे। ओके, और लेवल 3 में कुछ क्वेश्चन है अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, चैनल को विजिट करो, चैनल देखो, बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए, मैथ्स का भी, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। सो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो दोस्तों, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, साथ साथ पढ़ाई करो सब लोग, और बस और इस प्लीज दबाव में मत पढ़ना, एकदम कोई लगता है जैसे कोई मारा, प्लीज इसको एक एंजॉय करो ना, मेरा बस यही कहना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।